हेलो डियर फ्रेंड्स, आइए आपका बेहद स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सिलेक्शन क्लासेस में। चलिए दोस्तों, आज हम एक और नई क्लास लेकर आए हैं और ये क्लास है पॉलिटी की। और इससे पहले भी हमने 2 पॉलिटी क्लासें फिनिश की हैं। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप उन क्लासों को जरूर देखें, तभी आप यहाँ पर कनेक्ट कर पाओगे। और उसमें एक सामान्य परिचय था संविधान के बारे में। आज हम संविधान को शुरू करने जा रहे हैं और ये संविधान का भाग फर्स्ट है। चलिए देखते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपके पास ये वीडियो पहुंच रही है, तो आपसे एक अनुरोध है, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये भाग फर्स्ट में आज का जो टॉपिक है भाग फर्स्ट, और उसमें हम जानेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र। जो भाग फर्स्ट है वो क्या बताता है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जो कि आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक दिए गए हैं। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया डेट इज भारत। आर्टिकल जो 1 है यानी अनुच्छेद 1 क्या कहता है, तो इसमें साफ साफ लिखा है इंडिया डेट इज भारत, या यूनियन ऑफ स्टेट है। इंडिया डेट इज भारत, भारत यानी इंडिया या भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। ये बात इसमें लिखी हुई है। तो भारत या इंडिया राज्यों का संघ होगा। यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का संघ होगा। अगर हम नाम की बात करें तो संविधान में क्या क्या नाम लिखा है अपने देश का, तो आप बताओगे संविधान में इंडिया व भारत। क्या नाम लिखा है, इंडिया या भारत, दोनों ही नाम लिखे हैं संविधान में। इंडिया भी लिखा है और भारत भी, इंडिया या भारत। तो और प्रकृति कैसी है भारत की, तो आप बताओगे तो भारत कैसी कैसी प्रकृति का, तो राज्यों का संघ है भारत। क्या है, एक राज्यों का संघ है। इसमें 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। कितने हैं, 28 राज्य प्लस 8 यूटी मिलाकर भारत एक संघ बनता है राज्यों का। इसके अगर क्षेत्र की बात करें तो यानी कि इसमें कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, तो आप बताओगे राज्यों के राज्य क्षेत्र वो सभी आ जाएंगे, यूटी हैं वो सभी आ जाएंगे। और अगर भारत कल को किसी पर देश पर आक्रमण कर दे या युद्ध हो जाए, या कोई देश स्वतः अपने आप से अगर भारत में विलीन होना चाहता है, तो वो भी इस देश में आ सकता है, वो भी भारत का क्षेत्र कहलाएगा। वो सभी अर्जित क्षेत्र में आ जाएंगे, अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र में आ जाएंगे। तो इसलिए जो भारत को कहते हैं ना, भारत एक अविनाशी राज्यों का विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ठीक है, एक ऐसा संघ है जो कभी नहीं टूट सकता। तो संघ भी कई प्रकार के होते हैं। एक होता है संघ जिसे यूनियन बोलते हैं इंग्लिश में, और एक और होता है जिसे फेडरेशन बोलते हैं। दोनों का हिंदी अर्थ एक ही होता है, जिसे हम संघ कहते हैं। और यूनियन और फेडरेशन में अंतर होता है जिसे आपको समझना चाहिए। और एक और होता है जिसे बोलते हैं परिसंघ। तो दोस्तों, जो परिसंघ होता है वो छोटे छोटे देशों से मिलकर बना होता है। तो जैसे ये यानी कि यूनियन कंट्री हैं, तो वो यूरोपियन कंट्री एक यूरोपियन यूनियन बोल सकते हैं। ठीक है, उसमें कई छोटे छोटे देश हैं। अगर हम बात करें संघ की, किसकी बात करें, संघ यूनियन। तो यूनियन क्या होता है, यानी कि इसमें राज्य आपस में मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, राज्य आपस में मिलकर संघ का निर्माण करते हैं। जैसे कि भारत, जैसे यूपी बिहार राजस्थान हिमाचल प्रदेश, अन्य जो और भी राज्य हैं, 28 राज्य हैं, तो वो सभी मिलकर क्या बना रहे हैं, एक देश का निर्माण कर रहे हैं जिसे भारत कहते हैं। यानी भारत में अगर भारत की बात की जाए तो 28 राज्य और 8 यूटी मिलाकर क्या बनता है, अपना भारत बनता है। ठीक है, तो ये है, यानी कि संघ का मतलब क्या होता है कि जब राज्य आपस में मिलकर एक संघ का निर्माण करें, जैसे कि अपना भारत है। ठीक है, इसमें 28 राज्य और 8 यूटी मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। और क्या बात है इसमें, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अपने भारत में जो भी राज्य हैं एक बार मिल तो जाएगा, उसके बाद में अलग होने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। वो अलग नहीं हो सकते। ठीक है, वो सभी के सभी एकदम चिपक जाएंगे और उसके बाद में वो अलग नहीं हो सकते। ठीक है ना। तो भारत कैसा है, इसलिए भारत को कहते हैं, जो अपना भारत राष्ट्र है वो कैसा है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। कैसा है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं अपना भारत कैसा है। अपना अगर भारत की बात की जाए, अगर हम यहाँ पर नोट करके आप लिख भी सकते हैं। चलो मैं लिख देता हूँ, नोट करके आप क्या लिखोगे, तो वो लिखोगे ये भारत के राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते, जो भारत के राज्य हैं, भारत के राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते हैं, अलग नहीं हो सकते। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना। तो इसे आधार पर कह सकते हैं जो भारत कैसा है,
तो भारतीय जो संघ है वो कैसा है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यानी कि राज्य अपनी इच्छा के अनुसार अलग नहीं हो सकते। राज्य तो चाहते हैं कि अलग हो जाएं, एक और देश बना लें, परंतु भारत से वो कभी अलग नहीं हो सकती। इस आधार पर यानी भारत कैसा है, तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, जो कभी नहीं टूटने वाला, अखंड भारत रहने वाला है। ठीक है। एक और संघ होता है जिसे बोलते हैं फेडरेशन, और फेडरेशन का अर्थ क्या होता है उसे समझिए। तो जो फेडरेशन होता है वो क्या होता है, इसमें जो छोटे छोटे जो राज्य होते हैं, कई राज्य आपस में मिलकर, यानी स्वतंत्र राज्य आपस में मिलकर एक समझौता के आधार पर एक संघ बनाते हैं। ठीक है ना। तो आप क्या बताओगे, स्वतंत्र राज्य आपस में समझौता करके संघ का निर्माण करते हैं। जैसे कि यूएसए में कितने 50 राज्य हैं, और वो एक समझौता के आधार पर एक देश बनाते हैं, जो यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, तो ये बनता है। और ये क्या होता है, तो इन राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार प्राप्त होता है, क्योंकि इन्होंने समझौता किया था। ठीक है। इन राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार प्राप्त होता है, और ये राज्य कभी भी टूट सकते हैं। तो ये अगर ऐसे संघ की बात की जाए, इस प्रकार के समझौता के आधार पर जो संघ बनता है उसकी अगर बात की जाए, तो ऐसे संघ कभी भी टूट सकते हैं। ठीक है ना। ये कभी भी टूट सकते हैं, तो ये बात ध्यान रखना है। इसके बाद में परिसंघ क्या होता है, एक होता है परिसंघ। हमने अभी दो संघ की बात की थी, जिसमें यूनियन और फेडरेशन की बात की। अब होता है परिसंघ, एक और होता है जिसे बोलते हैं परिसंघ। परिसंघ क्या होता है, इसमें छोटे छोटे जो देश मिलकर एक संघ बनाते हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन। ठीक है। क्या है, यूरोपियन यूनियन, तो और बेल्जियम। ठीक है। इस प्रकार के जो संघ होते हैं वो क्या बनाते हैं, एक परिसंघ, यानी कि जो छोटे छोटे देश हैं वो मिलकर एक संघ बनाते हैं, जिसे परिसंघ कहते हैं। और ये एक मंच तैयार करते हैं अपने लिए। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपने एक आर्टिकल 2 की, और आर्टिकल 2 क्या कहता है उसे जानिए। हमने आर्टिकल 1 के बारे में जाना। आर्टिकल 1 क्या कहता है अभी हमने आपको बता दिया। भारत यानी इंडिया, डेट इज भारत, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत क्या है, भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। ये बात कहाँ पर लिखी है, तो आर्टिकल फर्स्ट में लिखी है। अब बात करते हैं आर्टिकल 2 की, और आर्टिकल 2 क्या कहता है उसे समझिए। आर्टिकल 2 ये कहता है, भारत के राज्य क्षेत्र, क्या, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी नए राज्य का प्रवेश और स्थापना। जो भारत का राज्य क्षेत्र है, जिसमें 28 राज्य, 8 यूटी हैं, इनमें अगर किसी नए राज्य का और प्रवेश हो जाए या नए राज्य की कोई स्थापना की जाए, तो वो सभी बातें कहाँ पर आए होगी, वो आर्टिकल 2 के तहत होगी। वो सभी कार्य आर्टिकल 2 के तहत होंगे। इसमें देश के बाहरी क्षेत्र का देश में मिलना भी, ये सभी आर्टिकल 2 में आ जाएगा। ठीक है। कल को अगर पाकिस्तान को भारत में मिलाना हो, वो आर्टिकल 2 के तहत मिल जाएगा। अन्य जो पड़ोसी देश हैं उनको अगर भारत में मिलाना हो, अगर वो अपनी इच्छा से भारत में आना चाहें, तो आर्टिकल 2 के तहत आ जाएंगे। ठीक ना। दूसरी बात, एक इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, जो सिक्किम है। सिक्किम 1974 तक भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम 1974 तक भारत का हिस्सा नहीं था। 1974 में 35वां एक संविधान संशोधन होता है। सिक्किम अपनी इच्छा जाहिर करता है कि हमको भारत में मिलना है। ठीक है। सिक्किम को भारत में मिलना है, तो भारत का एक सह राज्य बनता है 1 साल के लिए। ठीक है। भारत का सह राज्य बनता है, और आर्टिकल 2 के तहत में। ठीक है। और 35वां जो संविधान संशोधन होता है 1974 के माध्यम से, ये भारत का सह राज्य बनता है। इसके बाद ठीक अगले साल जो 36वां संविधान संशोधन होता है 1975 में, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है। यानी कि 22वां पूर्ण राज्य बन जाता है सिक्किम। सिक्किम को विश्वास हो जाता है कि हम भारत में सुरक्षित हैं। तो इस आधार पर फिर ये पूर्ण राज्य बनने की मांग करता है, तो भारत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे देता है। और यहाँ पर अपने जो सारे कानून, जो पूरा अपना भारत का संविधान है, वो पूरी तरह से यहाँ पर लागू हो जाता है। ठीक है। और सह राज्य के समय पर कुछ सेवाएं दी गई थी इसे, और इसके यानी कि इसे कुछ सेवाएं और कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया था सह राज्य के समय पर। ठीक है। और उसके बाद में इसे भरोसा हो जाता है, और पूर्ण राज्य का इसे दर्जा फिर 22वां जो पूर्ण राज्य बनता है, 36वां संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 3 के बारे में, और आर्टिकल 3 क्या कहता है उसे समझिए। आर्टिकल 3 एक बेहद इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। तो आर्टिकल 3 कहता है, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर, यानी अब बात कहाँ की हो रही है, तो भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर की। ठीक है। ये अपना पूरा भारत है, हाँ।
और इसके अंदर की बात हो रही है, ठीक है। तो यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर आप देख रहे हैं, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर राज्य का जो भारत के अंदर राज्य कितने 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। अगर उनके राज्य का नाम में परिवर्तन करना हो, क्षेत्र छोटा बड़ा करना हो, घटाना बढ़ाना हो, या क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, क्षेत्र को बढ़ाना हो, जैसे कम करना हो, ठीक है। दो राज्यों को मिलकर एक राज्य बनाना हो, या एक से दो राज्य बनाने हों, एक से दो करने हों, ठीक है, या नया राज्य बनाना हो, तो ये आदि आदि जो बातें हैं वो सभी आर्टिकल 3 के अंदर, यानी कि आर्टिकल 3 के आधार पर वो सभी कार्य कर दिए जाते हैं, ठीक है। भारत राज्य क्षेत्र के अंदर, यानी भारत का जो राज्य क्षेत्र है पूरा, ये बाउंड्री लाइन है, यानी कि जो भारत की पूरी बाउंड्री लाइन है, ठीक है, जो पूरी बाउंड्री लाइन है भारत की, उसके अंदर भारतीय क्षेत्र के अंदर अगर उस क्षेत्र में कोई भी परिवर्तन करना होगा वो आर्टिकल 3 के तहत होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 3 क्या कहता है, अगर राज्य क्षेत्र के अंदर किसी राज्य का नाम में परिवर्तन करना हो, क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, क्षेत्र को बढ़ाना हो, कम करना हो, दो राज्यों को मिलकर एक राज्य बनाना हो, या फिर एक में से दो बनाने हुए नया राज्य बनाना हो, ठीक है, आदि जो बातें हैं, आदि जो कार्य हैं वो सभी आर्टिकल 3 के अंदर हो जाएंगे, ठीक है। ये बात आपको नोट करनी है। और जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ एमपी से अलग होता है और 1 नवंबर सन 2000 को इसका यानी कि एक नया राज्य बन जाता है छत्तीसगढ़। यूपी से टूटकर उत्तराखंड बनता है और उत्तराखंड 1 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। ये 1 नवंबर नहीं है, यहाँ पर आप मिस्टेक होगी, यहाँ पर 9 नवंबर करना, ठीक है। 9 नवंबर को उत्तराखंड यूपी से कटकर एक नया राज्य बन जाता है। बिहार से कटकर एक झारखंड बनता है, जिसे आप ध्यान रखेंगे बिहार से अलग होता है झारखंड, और ये 15 नवंबर को हो जाता है, 15 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। वहीं तेलंगाना की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश से अलग होता है और 2 जून सन 2014 को, ठीक है, ये नया राज्य बन जाता है। और ये सभी कार्य किसके तहत हुए हैं, तो आप बताओगे आर्टिकल 3 कौन सा है ये, तो आर्टिकल 3 क्या बताता है, तो आर्टिकल 3 के तहत ये सभी कार्य हो गए हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगर नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि किसी राज्य का जो नाम है, क्या है, किसी राज्य का नाम क्षेत्र आदि पर का जो परिवर्तन, ठीक है, आदि का जो परिवर्तन होता है का जो मेथड दिया गया है, मेथड का, ठीक है। तो यानी कि जो नाम में परिवर्तन करना, कम बढ़ करना, घटाना बढ़ाना, छोटा बड़ा करना, ठीक है ना, दो राज्य का एक राज्य करना, इन सभी का जो मेथड है, ठीक है, यानी जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का जो अधिकार है वो किसके पास में, तो आप बताओ संसद के पास वो अधिकार है। संसद के पास ही सारे अधिकार दिए गए हैं। वो संसद चाहे कुछ भी कर सकती है, चाहे तो दो राज्य का एक राज्य, एक राज्य का दो राज्य, और या फिर छोटा बड़ा करना, ठीक है, क्षेत्र का विस्तार करना आदि जो कार्य हैं वो संसद कर सकती है, ठीक है। परंतु इसमें और क्या बात है, तो संसद राज्य से सहमति अवश्य लेगी, ठीक है, राज्य से अवश्य सहमति लेगी, ठीक है। परंतु संसद माने या ना माने, राज्य की जो बातें हैं, राज्य से सहमति तो लेगी संसद, परंतु उसकी बातों को मानना या ना मानना ये बाध्यकारी नहीं है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। परंतु संसद माने या ना माने राज्य की जो बातें हैं, ठीक है, तो संसद राज्य की सहमति मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। संसद इसके लिए कोई बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में अध्यादेश की बात की जाए तो अध्यादेश राष्ट्रपति की अनुमति से पेश होता है। इसका जो अध्यादेश है वो राष्ट्रपति की अनुमति से पेश होता है, ठीक है ना। चलिए, ये बातें आपने जानी। आर्टिकल 3 के बारे में आपने जाना, आर्टिकल 1 के बारे में जाना, इंडिया डेट भारत। आर्टिकल 2 के बारे में आपने जाना, आर्टिकल 2 के बारे में क्या जाना कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी नए राज्य का प्रवेश और स्थापना के बारे में जाना आपने है। और आर्टिकल 3 के बारे में भी आपने सीख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 4 के बारे में। आर्टिकल 4 क्यों बेहद खास है, इसे भी जानिए। तो आर्टिकल 4 कहता है, आर्टिकल 4 क्या कहता है जानिए। वो कहता है आर्टिकल जो 2 और 3 है, ठीक है, इसमें जो संशोधन होंगे वो साधारण बहुमत से होंगे। कैसे बहुमत से होंगे? साधारण बहुमत से, ठीक है। इसमें जो 368 वाला जो आर्टिकल है, 368 के तहत जो संशोधन होते हैं वो नहीं होंगे। 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं होंगे। इसमें विशेष बहुमत से संशोधन होते हैं। जो 368 में संशोधन होता है वो कैसे होते हैं? विशेष बहुमत से होते हैं। परंतु जो आर्टिकल 4 है वो क्या कहता है? आर्टिकल 4 यानी कि 2 और 3, कौन कौन से? 2 और 3, ये ध्यान रखना, 2 और 3 है आर्टिकल।
इनमें जो भी संशोधन होंगे, कोई राज्य से आता है तो संशोधन तो होता ही है संविधान में, ठीक है। कोई राज्य का एक मतलब राज्य का जो नए राज्य का बनना या कम होना, ज़्यादा होना, उसके बाद उस समय भी संशोधन होता है। तो ये सभी आर्टिकल 4 के तहत होंगे, ठीक है। आर्टिकल 4 के तहत इन दोनों में संशोधन होंगे, 2 और 3 के, ठीक है। तो ये बातें थी। इसमें 368 आर्टिकल की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इसमें एक विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है और इसके लिए कोई विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं है, केवल साधारण बहुमत से सारे काम हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, हमने 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल हमने समझ लिए, ठीक है। आज का जो टॉपिक था वो टॉपिक यही था, केवल हमको संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जानना था। संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ लिया है आर्टिकल 1 से 4 तक, ठीक है ना। आर्टिकल 1 से 4 तक हमने जान लिया। अब कुछ और विशेष बात हैं वो भी आपको जाननी चाहिए। भारत में राज्यों का जो निर्माण है, भारत में राज्यों का निर्माण है वो कैसे होता है, ठीक है, कैसे हुआ था, उसके बारे में जानिए। कुछ इतिहास है उसके बारे में समझिए। जैसे अपना ये भारत है, और भारत के जब भारत का यानी कि जब भारत बन रहा था उस समय यानी कि 9 ब्रिटिश प्रांत थे, ये सभी भारत में मिल जाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जब देश आज़ाद होता है तो उस समय यानी कि ये 9 जो क्या थे, 9 ब्रिटिश प्रांत थे और 552 देशी रियासतें थीं। कितनी? 552, यानी कि ये राजा रजवाड़ों के क्षेत्र थे। तो जब देश आज़ाद होता है तो केवल जो अंग्रेज़ों के अधीन थे वो तो सभी मिल जाते हैं, और जो देसी रियासतें थीं उन्हें अधिकार था कि ये पाकिस्तान की तरफ चली जाएं या हिंदुस्तान में मिल जाएं या फिर स्वतंत्र देश के रूप में अपने आप को बनाए रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इनको अधिकार दिए गए थे, अंग्रेज़ों ने इन्हें दे दिए थे, क्योंकि आज़ादी तो मिली थी उस समय। तो देसी रियासतों को ये पूरी तरह छूट दे दी गई थी कि आप अपने हिसाब से कहीं भी जा सकते हो, ठीक है, या पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में मिल सकते हो, या फिर अपने आप को एक स्वतंत्र देश के रूप में घोषित कर सकते हो और रह सकते हो, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं वो चल पड़ते हैं सभी रियासतों को एक करने के लिए, ठीक है। और उसमें भी 3 रियासतें सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे वो सभी रियासतों को यानी कि 549 को एक कर लेता है, और इसमें से भी 3 जो रियासतें थीं वो मक्कारी दिखाती हैं उस समय, ठीक है, मिलने से मना कर देती हैं। तो भारत में मिलने से मना कर देती हैं उस समय। तो ये थी यानी 552 में से 549 जो रियासतें थीं वो भारत का हिस्सा बन गई थी, जबकि ये 3 रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, तो ये रियासतें मिलने से मना कर देती हैं और अपने आप को, इसमें जो जूनागढ़ है ये तो अपने आप को पाकिस्तान में मिलाने की बात करती है, हैदराबाद भी, ठीक है, और जो जम्मू कश्मीर है वो अपने आप को स्वतंत्र रखने की बात करता है, ठीक है। तो होता यूँ है, जो जो जूनागढ़ है 1948 में जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया जाता है, क्योंकि यहाँ का जो राजा था वो मुस्लिम था और हिंदू मेजोरिटी थी, तो इसलिए जनमत संग्रह करा लिया जाता है और इसे भारत में मिला लिया जाता है। हैदराबाद की बात की जाए तो हैदराबाद में ऐसी कंडीशन नहीं थी, और हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चला जाता है, ठीक है, यानी कि ऑपरेशन पोलो के माध्यम से अच्छी तरह से यानी कि पुलिस बल के माध्यम से इसे हैदराबाद को मिलाया जाता है। इसकी बात की जाए 1947 में जम्मू कश्मीर की, तो इसमें विलय पत्र के माध्यम से इसे भारत में मिलाया जाता है। जो राजा हरि सिंह थे यानी कि ये हिंदू राजा थे, यहाँ पर भी जनता मुस्लिम थी, ठीक है, मेजोरिटी बन नहीं रही थी, और यहाँ जन्म संग्रह कराना तो यानी कि अगर यहाँ जन्म संग्रह कराया जाता तो ये चला जाता, और इस पर क्या है, ये इसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है उस समय। और फिर इस पर पाकिस्तानी आर्मी और कुछ लुटेरे यानी वहाँ की जो जनजाति थी तो वो और कुछ लुटेरे इस पर आक्रमण कर देते हैं, और उसके बाद में फिर ये अपनी जान बचाने के लिए यानी कि इसे अपनी जान की पड़ती है, तो भारत में विलय करने के लिए फिर राजी हो जाता है। तो उस समय फिर भारत की जो सेना जाती है और इसे यानी कि अपने भारत में मिलाती है, ठीक है ना। और राजा हरि सिंह को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है और विलय पत्र के माध्यम से इसे भारत में मिला लिया जाता है, ठीक है। भारत में आज़ादी के बाद यानी भारत में आज़ादी के बाद में 4 श्रेणी के राज्य बने थे। राज्यों का जो क्रम था, राज्यों को 4 श्रेणी में रखा गया था, ठीक है, जैसे ABCD करके है, ठीक है, A B C और D, ठीक है, इस प्रकार से भाग का, ख और का, घा, ठीक है, तो इस प्रकार से रखा जाता है। काम में अगर बात की जाए तो जहाँ पर ब्रिटिश प्रांत थे जहाँ गवर्नर का शासन था, और ये 9 थे, जैसे कि बिहार, संयुक्त प्रांत यानी UP, अन्य, ठीक है। अगर खा की बात की जाए तो इसमें यानी कि जो B है
भाग भी, पार्ट भी, तो इसमें देसी रियासतें थी और ये भी भारत के अंदर फिर मिला ली जाती हैं, ठीक है। और इसमें सी की बात की है तो इसमें कमिश्नरी प्रांत थे, तो इनकी संख्या 10 थी, जैसे दिल्ली, कुर्ग, हिमाचल प्रदेश, अन्य, ठीक है। और डी की बात की है जिसमें जो अर्जित क्षेत्र और जो बाहरी, जो देश के बाहरी सीमा, मतलब जो समुद्री इलाके में जो क्षेत्र थे, जैसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप वगैरह, ठीक है, और अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र वो सभी इसमें आगे आ जाते थे, ठीक है। इसमें 2 क्षेत्र थे, ठीक है, वो सभी इसमें मिला लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इनके लिए कुछ एक अब मतलब राज्यों को अलग राज्य अपने भारत के अंदर जो राज्य थे, अब उन राज्यों को भाषा के आधार पर या किसी अन्य के आधार पर अलग अलग होने की जब मांग उठने लगी थी राज्यों की कि अलग अलग किया जाए हमारा सिस्टम, ठीक है, तो ABCD जो राज्य थे उनको तोड़ा जाए और अलग प्रकार के भाषा के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर अन्य जो बातें थी उसके आधार पर राज्यों को अलग अलग किया जाए, ठीक है, और स्पेशल जो ट्रीटमेंट दिया जाए। तो उसके लिए फिर ये आंदोलन चलते हैं, तो उस समय फिर एक आयोग बनता है जिसका नाम था एस के धर आयोग। एस के धर आयोग 1948 में बनता है और इसमें जो एस के धर थे वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज थे, आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो इनकी जो रिपोर्ट आती है वो 1948 में आती है और ये कहते हैं भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा, ठीक है, प्रशासन के आधार पर बना सकते हैं, ठीक है, प्रशासन दे सकते हैं भारत के राज्यों को, ठीक है, परंतु अगर यूँ कहा जाए कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों को बनाना हुआ तो ये संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि आंध्र प्रदेश और जो दक्षिण भारत के जो राज्य थे वहाँ की भाषा अलग थी और वहाँ पर तेलुगु, तमिल और मलयालम यानी कि अन्य जो भाषा थी, ठीक है, मराठी वगैरह, तो ये भाषा वहाँ बोली जाती थी और इन भाषाओं के साथ कोऑपरेट करना हिंदी भाषाओं के लिए असंभव था और हिंदी भाषा के साथ उन्हें कोऑपरेट करना वो भी मुश्किल था, ठीक है। तो इस आधार पर फिर वो जो राज्य हैं वो मांग करने लगते हैं अलग राज्य की कि हमको भाषा के आधार पर अलग किया जाए। जो आंध्र प्रदेश है, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में भाषा के आधार पर एक नया राज्य बनाने की मांग होती है आंध्र प्रदेश की, ठीक है। उसके बाद में एक और जो एस के धर कमीशन है तो ये मना कर देता है, एस के धर कमीशन मना कर देता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा, ठीक है। फिर एक और जो JVP समिति बनती है 1948 में बनी थी, तो ये नोट करना है, JVP समिति जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू कौन कौन है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, ये उस समय होम मिनिस्टर थे और ये PM थे, वहीं कांग्रेस के ये अध्यक्ष थे, ठीक है। 1948 की बात चल रही है, ठीक है, तब उस समय अंतरिम सरकार थी, ठीक है, यानी कि जो आज के टाइम में जैसे सरकार बनती हैं वैसी सरकार नहीं थी, ठीक है। तो इनके समय पर जो JVP समिति है वो बनती है 1948 में। तो ये अपनी रिपोर्ट पेश करती है 1949 में और ये क्या रिपोर्ट की देती है तो उसमें बताती है भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा। ये भी साफ मना कर देती है कि भारत में भाषा के आधार पर कोई भी राज्यों का पुनर्गठन संभव नहीं है, ठीक है। तो उस समय आंदोलन चल रहा था बड़ी तेज़ी से और एक होनहार व्यक्ति, ठीक है, जिनका नाम था पोट्टी श्री रामल्लू, ये केरल के थे। तब उस समय पूरा एक ही क्षेत्र था, ठीक है, ये केरल के थे और ये बैठ के भूख हड़ताल पर 56 दिन तक ये भूख हड़ताल पर रहे और अंत में परिजन की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। हंगर स्ट्राइक करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं और फिर उसके बाद में भूख के मारे तड़प के परिजन की मृत्यु हो जाती है और ये देखकर फिर दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा काट मार स्टार्ट हो जाती है, बहुत लोगों की हत्या भी हो जाती है। फिर इसके बाद देखते हुए 15 दिसंबर 1952 को, यानी कि जो भूख हड़ताल के तहत पोट्टी श्री रामल्लू की मृत्यु कब हो जाती है, 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद में वहाँ बहुत ज़्यादा काटमार होती है, बहुत ज़्यादा बसें और जो सरकारी संपत्ति उनको नुकसान पहुँचाया जाता है। तो फिर ये सरकार को फिर चिंता होने लगती है, सरकार देखती तो 10 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कर देती है, ठीक है। किसके, आंध्र प्रदेश के एक पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर बना था, ठीक है, और ये पहला भारत का ये पहला राज्य होता है जो भाषा के आधार पर अलग होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है।
इसके बाद एक और आयोग बनता है जिसका नाम था फजल अली आयोग। अब एक राज्य बन गया तो इसके बाद फिर तो मांगें उठने लगी, पूर्वोत्तर से भी मांगें उठने लगी, यानी कि कुल मिलाकर पूरे भारत में फिर आंदोलन चलने लगे कि राज्यों को अलग करने की मांग उठने लगी कि अलग अलग राज्य बनाए जाएँ। ठीक है, अलग अलग, किसी को भाषा के आधार पर, किसी को रंग भेद के आधार पर, यानी कि मांगें अब धर्म के आधार पर भी उठने लगी। ठीक है, तो इस हिसाब से फिर एक और आयोग बनता है जिसका नाम था फजल अली आयोग। ठीक है, फजल अली आयोग बनता है 1953 में। और इसमें जो अध्यक्ष कौन है, फजल अली होते हैं। तो कौन कौन व्यक्ति थे इसमें, फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर, ये 3 लोग थे। इनकी रिपोर्ट आती है 1955 में, 2 साल बाद इनकी रिपोर्ट आती है, तब तक खूब छानबीन कर लेते हैं। और ये रिपोर्ट आती है 1955 में। भारत में ये रिपोर्ट कहती है भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सिर्फ नहीं हो सकता, ये बात नोट करने वाली है, सिर्फ नहीं हो सकता, यानी कि हो सकता है, केवल भाषा के आधार पर अगर बात बोलोगे तो नहीं होगा। इसके साथ साथ आपको प्रशासन की भी ज़रूरत पड़ेगी, समझे, प्रशासन की भी ज़रूरत पड़ेगी, यानी भाषा और प्रशासन को दोनों को एक साथ कर लिया जाए तो राज्यों का पुनर्गठन संभव है, तो राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं। ये बातें इस आयोग ने, फजल अली आयोग ने बोली थी। ठीक है, और कब बोली थी, 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश की तब बोला। अब जो राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम है, इस आधार पर फिर राज्यों का इसी की सिफारिश पर फिर राज्य में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है 1956 में। कब आता है, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है। और भारत के संविधान में एक संशोधन होता है जिसे बोलते हैं 7वां संविधान संशोधन होता है। और इस आधार पर फिर 14 राज्य और 6 यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। ठीक है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। ABCD जो 4 प्रकार के जो राज्य थे वो फिर ख़त्म हो जाते हैं। फिर ABCD को उठाकर फिर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना जाते हैं। ठीक है, और इसे कब लागू किया गया था, तो आप बताओगे 1 नवंबर 1956 को इसे लागू कर दिया जाता है पूरे भारत में। अब बोल दिया जाता है कि अब कोई भी राज्य अगर अपनी मांग उठाएगा कि हमको अलग करो, ठीक है, कोई भी अगर राज्य आंदोलन करेगा हमको अलग करने की, तो उससे भाषा और किसी भी आधार पर, भाषा सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं होगा, कोई भी राज्य धर्म के आधार पर अलग नहीं होगा। ये बात नोट करने वाली है, धर्म के आधार पर कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, केवल भाषा के आधार पर उसे अलग किया जा सकता है। ठीक है, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर भी बांट सकते हैं। ठीक है, भाषा और क्षेत्र के आधार पर उसे अलग कर सकते हैं। और साथ में प्रशासन भी साथ में रहेगा। ठीक है, प्रशासन भी उसके साथ में रहेगा, प्रशासन और भाषा दोनों को एक साथ मिलकर चलना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं फिर राज्य बनते हैं। और जो उसके बाद फिर क्या बनते हैं, तो राज्य बनते हैं। और राज्य इस प्रकार से हैं, तो देखिए आप, जब 1 नवंबर को ये रिपोर्ट लागू हो जाती है, तो लागू होने के बाद में फिर जो राज्य हैं वो 14 राज्य इस प्रकार से बनते हैं। इनमें से आप देखिए सबसे पहले कौन सा बनता है, आंध्र प्रदेश बनता है 1953 में, भाषा के आधार पर बनता है। ये भी महाराष्ट्र, ये भी बनता है 1960 में। 1960 में गुजराती बनता है, 63 में नागालैंड। ठीक है, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी असम से टूट कर बनता है, कहाँ से, असम से। ठीक है, हरियाणा बनता है, तो हरियाणा 1966 में बनता है, पंजाब से टूट कर। ठीक है, पंजाब। और ये हिमाचल बनता है 1971 में। और 1972 में मेघालय बनता है, मणिपुर बनता है 1972 में। ये दोनों असम से टूट कर बनते हैं, कहाँ से, असम से। ठीक है, इसके बाद त्रिपुरा भी असम से, ये भी असम का हिस्सा था। ठीक है, और त्रिपुरा बनता है। सिक्किम, सिक्किम तो पहले 1974 में सह राज्य बनता है। 1974 में क्या बनता है, तो ये सह राज्य बनता है। और उसके बाद में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलता है, 36वें संविधान संशोधन के तहत में 1975 में से पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो गोवा है, गोवा बनता है 1987 में, गोवा अलग होता है। और अरुणाचल प्रदेश है वो 1987 में। और 1987 में मिजोरम भी बनता है। ठीक है, मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, ये उधरी साइड में पूर्वी क्षेत्र है ये। ठीक है, ये पूर्वी राज्य हैं। ठीक है, 7 सिस्टर्स में थे। और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ भी बनता है 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड की बात की जाए तो ये 9 नवंबर 2000 को बनता है। झारखंड की बात की जाए तो 15 नवंबर 2000 को बनता है। तेलंगाना की बात की जाए तो ये 2 जून 2000 को बनता है। ठीक है, 2 जून 2014 को बनता है। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, तो ये थी कुछ बातें। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक और नई टॉपिक के साथ में। और कल शुरू होगा नागरिकता का पार्ट, और आज पार्ट फर्स्ट किया है और कल हम लेकर आ रहे हैं पार्ट सेकंड। कल हम देखेंगे पार्ट सेकंड। ठीक है, कल हम कौन सा पार्ट करेंगे? सेकंड पार्ट करेंगे, और आज ये फर्स्ट पार्ट था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं, और आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए, जय हिंद।